हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे है? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का बायोलॉजी होगा आज जो पढ़ने वाले हैं। आज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग को जानना जरूरी भी है और आप लोगों के सिलेबस में दिया भी गया है। अध्याय 14 पढ़ेंगे, पादप में श्वसन। तो दोस्तों एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वैसे थंबनेल देकर आप लोग जान ही गए होंगे, ठीक है ना, कि क्या पादप सांस लेते हैं। अगर पादप सांस लेते हैं तो किस प्रकार के लेते हैं और कब लेते हैं, या लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि पादप सांस लेते हैं या नहीं लेते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पादप सांस किस प्रकार के लेते हैं या इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। पहले तो हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में देखते हैं कि परिभाषा इसका क्या होगा। वैसे दोस्तों सभी सजीव जीवित रहने के लिए श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, यानी श्वसन अगर यदि एक तरफ से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। हम लोग हो या कोई भी जीव, छोटा बड़ा सभी जीवों के लिए श्वसन क्या है, एक प्रकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि श्वसन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया है वह सभी जीवधारी अपने जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम जानते हैं कि उसके किस प्रकार वो सांस लेते हैं और किस प्रकार सांस नहीं लेते हैं, क्योंकि सभी जीवों का सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग का सांस लेने की प्रक्रिया दूसरा है, कोई छोटा जीव है तो उसका सांस लेने की प्रक्रिया दूसरा है, अगर कोई पादप है या कोई पेड़ है तो उसका सांस लेने की प्रक्रिया अलग है। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो मिलता जुलता है, एक दूसरे से हम क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। कनेक्ट होने के कारण ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अन्यथा हम जुड़े हुए नहीं होते। तो आइए देखते हैं और मतलब ये जानेंगे कि सर्वप्रथम इसको किस प्रकार डिवाइड किया गया है ताकि इसको समझने में आसानी हो। दोस्तों मैंने पादप के श्वसन को मैंने कुछ भागों में बांट दिया हूँ, इसके कुछ पार्ट्स और रह गए हैं जो इसके बाद हम जो बचे पार्ट्स हैं उसको हम बता देंगे अगले वीडियो में। बस इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और जो इसमें का बचा होगा वो अगले वीडियो में हम इसके पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। सर्वप्रथम इसमें है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना। जब कोई जीव श्वसन की प्रक्रिया करता है तो सर्वप्रथम कहा जाता है, जैसे मान लीजिए हम लोग मनुष्य हैं, अगर हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर यदि कोई पादप या कोई भी अगर छोटा बड़ा जीव अगर यदि मान लीजिए कि श्वसन की प्रक्रिया करता है तो उन लोगों में ग्लाइकोसिस एक मतलब ऐसा अंग होता है, यानी एक ऐसा एंजाइम का काम करता है जो शर्करा के अणु को क्या करता है, तोड़ने में मदद करता है, ठीक है ना। जैसे सर्वप्रथम इसको जानते हैं, एक ग्रीक शब्द ग्लाइको से लिया गया है। ये जो ग्लाइकोसिस जो शब्द है यह किस शब्द से लिया गया है, ग्रीक शब्द का है, यानी ग्रीक शब्द से लिया गया है और ग्लाइकोस से उत्पत्ति इसका हुआ है। दूसरा पॉइंट देखिए, जो इस सिद्धांत को पारित किया था या जो ग्लाइकोसिस शब्द को जिन्होंने पारित किया था उनका नाम क्या था, देखिए पारानास द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। यानी जो पारानास एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किए, अपने सिद्धांत में इस चीज को देखे और प्रयोग किए तो पता चला कि सभी जीव जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस ग्लाइकोसिस का उन्होंने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, यानी इसके बारे में विकास कर दिया, इसीलिए उनका नाम पारानास के नाम से जाना गया। और पारानास ने क्या किए थे, ग्लाइकोसिस का क्या कहते हैं, विकास यानी आगे बढ़ावा दिए थे। तीसरे पॉइंट में देखिए दोस्तों, यह प्रक्रिया अनाक्षी जीवों में सांस लेने की प्रक्रिया होती है। यह जीव वैसे जीवों में ही होती है अनाक्षी, यानी ग्लाइकोसिस जो कौन से जीव में होता है, अनाक्षी जीवों में होता है, जो सांस लेने की प्रक्रिया उसमें नहीं होती। यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया जिस प्रकार हम लोग के मुख और मान लीजिए नाक है, इस प्रकार हम लोग सांस ले सकते हैं, लेकिन वैसे जीवों में क्या होता है कि ये नाक और मुंह नहीं होता है जिसके द्वारा वो सांस ले सकते हैं। तो वैसे जीव किस प्रकार के सांस लेते हैं और कैसे लेते हैं, और उन लोगों में जाता है श्वसन तो वह अणु शर्करा किस प्रकार टूटता है, उसी को तोड़ने के लिए ग्लाइकोसिस यह एंजाइम का उसमें प्रयोग किया गया, जिसके द्वारा उनकी शर्करा के अणु को क्या करना, तोड़ना और एटीपी में क्या कर देना, बदल देना, ताकि ऊर्जा प्रदान हो सके। अगला देखिए, सभी सजीवों में मिलता है, कोई ये नहीं कि एक दो जीव में ही मिलता है, सारे सजीवों में देखने को मिलता है, सभी सजीवों में ये मिलता भी है। और सभी सजीवों में अगर यदि नहीं होगा तो समझिए कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। अब जैसे मान लीजिए हम लोग का, तो मनुष्य में माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार में पाए जाते हैं, अंदर में ग्लाइकोसिस होता है जो अणुओं को क्या करता है, तोड़ करके और छोटे छोटे कणों में विभक्त करने का काम करता है। आगे बताएंगे, ठीक है ना। आइए देखिए अब अगला पॉइंट, किण्वन का अर्थ क्या होता है। किण्वन का सिंपल से भाषा में समझिएगा दोस्तों, किण्वन का अर्थ होता है सड़ाना, ठीक है ना। किण्वन का अर्थ क्या होता है, सड़ाना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग गाँव में या हम लोग घरों में पहले की औरतें क्या करती थी, जब कुछ
पकाना था अच्छा निमन जब भोजन पकाना होता है तो उसको क्या करती हैं कि आटे को आज कल सुबह पकाना है तो आज आटे को क्या करती है उसको मिक्सचर करके और रख देती है ढको करके, और सुबह में क्या करती हैं उसको बनाती है। तो दोस्तों उस समय आप गौर किए होंगे या देखिएगा कि जो आटा मिक्सचर करके रखा गया है शाम को और उसको सुबह में प्रयोग किया जाता है, उस समय क्या होता है उसमें कुछ काली परत पड़ जाती है और उसमें धब्बे धब्बे आपको कुछ दिखाई देने लगती है। यानी कहने का मतलब उसमें क्या होता है किण्वन सड़ा जाता है उसमें, और ये जब किण्वन जब हो जाता है तो यह प्रक्रिया क्या होती है अम्लीय हो जाती है यानी खट्टी हो जाती है। ठीक है ना। आइए देखिए अम्ल तथा एल्कोहल बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए अम्ल एक प्रकार का तो अम्ल होता है खट्टा होता है, दूसरी बात कि एल्कोहल बनाने में इसका प्रयोग भी लाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद एक अणुओं का किण्वन कर एल्कोहल में बदल देना, ठीक है ना, या लैक्टिक एसिड में क्या करना बदल देना। ये अणुओं को क्या करता है किण्वन करता है, अणुओं को क्या करता है शर्करा के जो अणु होते हैं उनको क्या करता है सड़ाता है, और सड़ाने के बाद क्या करता है तो उसको लैक्टो एसिड यानी लैक्टिक अम्ल में क्या करता है बदल देता है। ठीक है ना, या एल्कोहल में क्या करता है बदल देता है। अब उस समय प्रक्रिया क्या होती है इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं दोस्तों। जब आप लोग भोजन करते हैं ज्यादा, यदि भोजन उपच नहीं पाता है तो उस समय देखिएगा क्या होता है एकदम ऐसा ढेकार आता है, धुआं ढेकार एकदम खट्टा के जैसे आता है। ठीक है ना। या कभी आप लोग एल्कोहल देखे होंगे या पिए होंगे तो उसमें पता चलता होगा कि जब जैसे उसको सेवन करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या होती है जलती है। ठीक है ना। या घर में जो गांव में यदि होंगे आप लोग तो गांव में देखिए सिरका आप लोग को मिलता होगा, सिरका को कभी आप लोग टेस्ट कीजिएगा देखिए किस प्रकार का होता है, यानी वो किस प्रकार का होता है एकदम खट्टा अम्लीय हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है किण्वन करना सड़ाना। आजकल तो अनेकों प्रकार किण्वन करने में सड़ाना जो होता है आप लोग ताड़ी देखे होंगे, ताड़ी तो सब कोई बहुत ऐसा है जो ताड़ी मतलब सब कोई पीता ही है। तो देखिए ताड़ी पीना कोई मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ताड़ी नहीं पीना चाहिए, जो नहीं पीता उसको नहीं पीना चाहिए। तो ताड़ी एक ऐसा मतलब है उसको देखिएगा कि जैसे वो मतलब कि रात मतलब कि रहेगा, रात में उसको जो निकालने वाला होता है शाम को जाता है मटका बांध देता है पेड़ की तरफ, पेड़ के नीचे वाले भाग में बांध देता है और ऊपर से क्या करता है उसको एक बना देता है ऐसे स्पेस की मतलब उसी में से निकल करके वो आएगा। तो जब उस मटके में आकर के वो मतलब इकट्ठा होता है तो उस समय यानी 2 बजे से पहले वो खट्टा नहीं होता है। जैसे मतलब 2 बजे के बाद 3-4 भोर का समय होता है उस समय क्या तो खट्टा नहीं किण्वन हो सड़ जाता है। ठीक है ना। और जैसे उसका हम सेवन करते हैं तो खट्टा लगने लगता है। जैसे कि मान लीजिए घर में जो दही जमता है ना उसको हाथ से स्पर्श कर दीजिएगा, और जब हाथ से स्पर्श कर देंगे तो वो दही खट्टा हो जाता है, जब तक उसको हाथ से नहीं छुएंगे तब तक वो खट्टा नहीं होता है। यानी कहने का मतलब क्या किण्वन हो जाना, यानी उसको सड़ना हुआ भी कहा जा सकता है, अपनी भाषा में इसको सड़ना हुआ कहा जा सकता है, सड़ाना ही किण्वन कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीशोषण क्या होता है। ऑक्सीशोषण वह प्रक्रिया होती है सभी जीवधारियों में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रक्रिया होती है। इस मान लीजिए हम लोग जो शोषण की प्रक्रिया करते हैं ये हम लोग के शोषण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोस्तों एक क्रेब्स नामक मशीन चलता है। जिसमें क्रेब्स नामक मशीन चलता है तो उसमें शर्करा के अणु जो होते हैं वो टूटते हैं, और टूटकर छोटे छोटे कणों में क्या होते हैं विभक्त होते हैं। जब विभक्त हो जाते हैं तो हमारे शरीर में एक ग्लूकोज बनने के लिए 38 एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी दोस्तों ये पूछा जाता है घुमा करके कि एक ग्लूकोज बनने के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। अगर यदि मान लीजिए यह नहीं पूछा गया तो यह पूछ दिया जाता है कि 38 एटीपी टूटने से कितना ग्लूकोज बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा 38 एटीपी टूटने से एक ग्लूकोज बनता है, या एक ग्लूकोज बनने के लिए 38 एटीपी की आवश्यकता होती है। और एक चीज माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को दोस्तों क्रिस्टी कहा जाता है, ये मैं बहुत पहले बता दिया हूँ, अगर नहीं जानते हैं तो फिर भी आज जान लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार क्या कहते हैं क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो चलता है मशीन उसको क्रेब्स कहा जाता है। ठीक है। और 38 एटीपी का क्या होता है निर्माण होता है। तो उसे हम अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं दोस्तों, उसको हम ऊर्जा फैक्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो ऊर्जा फैक्ट्री है माइटोकॉन्ड्रिया ये उसमें ऊर्जा मतलब कि बहुत सारे मात्रा में मतलब क्या बनता है। ठीक है ना। जो जितना भी ऊर्जा बनना होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनता है। ठीक है ना। तो ये सभी जीवधारियों में प्रक्रिया होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। सेल चैप्टर हम पढ़ा दें, सेल चैप्टर में इसके बारे में विस्तार से बताएं, जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अगला देखिए शोषणीय संतुलन चार्ट। अब इसको हम किस प्रकार के चार्ट के द्वारा मतलब हम दिखा सकते हैं, किस प्रकार इस चार्ट के द्वारा हम लगा सकते हैं कि अगर यदि कोई मनुष्य है तो वह शोषण की प्रक्रिया करता है तो उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, या कोई पादप शोषण की प्रक्रिया करता है तो वह प्रक्रिया किस प्रकार की पूर्ण होती है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं दोस्तों एकदम सेम होती है, बशर्ते सेम इसलिए होती है क्योंकि उसमें दोनों में एटीपी की ही आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए मनुष्य जब शोषण की प्रक्रिया करता है उसमें भी एटीपी बनता है, एटीपी बनेगा तो ऊर्जा बनेगा, क्योंकि ऊर्जा जब तक एटीपी नहीं बनेगा तब तक ऊर्जा नहीं बनेगा। एनडीपीएस का भी निर्माण होता है। तो पादप में देखा जाए तो H2O, ठीक है ना, यानी जल और उसमें ऑक्सीजन दोनों मिले हुए रहते हैं, जबकि एनडीपीएस का क्या होता है निर्माण होता है।
और हम लोगों में क्या होता है, सिर्फ एटीपी का ही निर्माण होता है। तो प्रक्रिया कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा मतलब अलग हटके है, लेकिन दोनों सेम ही माना जाता है। तो श्वसन जो संतुलन चार्ट होता है, संतुलन का मतलब होता है उसको बैलेंस कर देना, दोनों तरफ क्या करना, बैलेंस करना। अगर यदि मान लो उसकी तुलना किया जाए, मनुष्य से पादप की तुलना किया जाए, तो मनुष्य भी जिस प्रकार शोषण की प्रक्रिया करते हैं उस प्रकार पादप भी शोषण की प्रक्रिया करते हैं। ऐसा नहीं कि पादप शोषण की प्रक्रिया नहीं करते। फर्क इतना आता है कि हम एक दूसरे से क्या कनेक्ट रहते हैं और उनके पास CO2 उनके पास O2 होता है, जो हम लोग के पास CO2 होता है। लेकिन जब जैसे हम लोग CO2 को छोड़ते हैं तो वो लोग O2 को छोड़ते हैं, और हम लोग O2 को ग्रहण करते हैं तो वो लोग CO2 को ग्रहण करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती है और इसी को संतुलन कहा जाता है, क्योंकि सोचने जो संतुलन होता है दोनों तरफ क्या कर देना, बैलेंस कर देना होता है। अब दोस्तों अब चलते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ, जो टॉपिक हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताए थे कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि क्या पादप सांस लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जितने जीव हैं, सभी जीवधारी इस धरती पर जितने जीव हैं, जिनमें जीव दिखाई देते हैं, वो सारे जीव क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। अगर वो श्वसन की प्रक्रिया नहीं करते तो समझिए कि वो जीवित नहीं रहते। अब ये हम देख नहीं सकते हैं कि पादप किस प्रकार श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन एक कहा हुआ, एक पढ़ा हुआ किताब से और एक देख करके हम मतलब अनुमान कर सकते हैं, सुनकर अनुमान कर सकते हैं, लेकिन देखे नहीं। लेकिन जिस प्रकार मनुष्य, उनके पास मतलब नाक है, मुंह है, जिस प्रकार वो मतलब सांस लेते हैं, तो हम जानते हैं कि वो अपने नाक के द्वारा सांस लेते हैं, अपने मुख के द्वारा सांस लेते हैं, लेकिन श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। हम लोग के जैसे ही भी हृदय, हम लोग के जैसे ही हृदय उन लोगों में भी होता है, उन लोग का भी हृदय धड़कता है, कभी उन लोगों भी ऊपर चोट आती है, वो लोग भी कभी रोते हैं, ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया होती है दोस्तों, जितने जीवधारी हैं, यानी जो भी जीवित पेड़ हैं या जो भी जीवित जीव हैं, वो सारे क्या करते हैं कि जीवित रहने के लिए श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो वो जीवित नहीं रह सकते हैं। और जब श्वसन की प्रक्रिया करेंगे दोस्तों तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो ये प्रक्रिया उनको जरूरी है कि वो एटीपी का निर्माण करेंगे। जब एटीपी बनेगा तो ऊर्जा ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में सर्वप्रथम देखा जाए तो ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और वह ऊर्जा हमें मिलती है श्वसन से मिलती है। जिस प्रकार पादप में देखा जाए तो प्रकाश से ऊर्जा मिलती है, और हम लोगों में देखा जाए श्वसन से ऊर्जा मिलती है। तो आई होप कि दोस्तों यह जो पॉइंट्स है आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। और यह जो मैं बताया था कि पादप भी सांस लेते हैं, बशर्ते हम उनको देख नहीं पाते हैं किस प्रक्रिया से वो सांस लेते हैं, एक अनुभव किया जा सकता है और एक महसूस किया जा सकता है कि हाँ वो भी जीवित हैं, तो वो भी सांस लेते ही, क्योंकि वो CO2 से जीते हैं और हम लोग O2 से जीते हैं। उन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है और हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही जानेंगे। अब फिर इसके जो बचा हुआ जो टॉपिक है उसको अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। खूब मन लगाकर पढ़िए, अच्छा से पढ़िए।